किसी भी हेल्थ सिस्टम की अपनी सीमाएं होती हैं। अनगिनत पेशेंट्स तो कोई भी सिस्टम नहीं ले सकता ना। किसी भी सिस्टम की अपनी सीमाएं हैं। पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है। खूब नए हॉस्पिटल खोले हैं, खूब नए हॉस्पिटल खोले हैं, खूब नए हॉस्पिटल खोले हैं, मोहल्ला क्लिनिक, पॉलीक्लिनिक बनाए हैं। एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि दिल्ली सरकार ने साल 2015 से 2019 के बीच में राजधानी दिल्ली में ना तो कोई नया अस्पताल बनवाया, ना ही कोई फ्लाईओवर। लेकिन सीएम केजरीवाल 2020 की विधानसभा की हर एक रैली में 23 फ्लाईओवर और अस्पतालों में बेड बढ़ाने का दावा करते नजर आए थे। दरअसल दिल्ली के नसीरपुर निवासी तेजपाल सिंह ने 2019 में एक आरटीआई दाखिल की थी। आरटीआई में उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा 2015 से 2019 के बीच स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए किए गए कार्यों की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने जवाब में कहा कि अस्पतालों के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2015 से मार्च 2019 के दौरान राजधानी में दिल्ली सरकार द्वारा कोई भी नया अस्पताल नहीं बनवाया गया है। तो हाल ही में अभी सीएम और पीएम की मीटिंग का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वायरल कर दिया तो क्या हुआ, या फिर ठीक है जनता को जानना चाहिए कि ऐसा हो रहा है या कोई हमारे बारे में बात हो रही है तो हम क्यों नहीं जान सकते उस चीज़ को। तो आइए पहले हम इस जो ऑक्सीजन पे सियासत हुई है, इस ऑक्सीजन की सियासत को समझते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी और क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में हुई हैं। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे कि जो 12 अप्रैल का जो डेटा था, 12 अप्रैल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3842 मैट्रिक टन थी, जो कि 54% थी, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी की। अभी की कंडीशन में जो प्रोड्यूस की जाती है वो की जाती है 7287 मैट्रिक टन, मतलब कि ये 100% का कैपेसिटी है। और उस समय हमारे पास 50,000 का मैट्रिक टन का स्टॉक रखा हुआ था, ठीक है। तो ये थी हमारी उस समय की कंडीशन। डेटा में अगर देखा जाए तो उस स्टॉक में जो अपडेट किया गया है कि ओल्ड डेटा और न्यू डेटा के हिसाब से, तो वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और जिसमें आप दिल्ली को देख सकते हो कि लगभग 100 टन के आसपास का इनका डेटा जो है वो, जो कह सकते हो आप, कोटा बढ़ाया गया है। तो अब जब इतनी सारी बातें हो रही हैं और जब इतना सब ऑक्सीजन के बारे में हमें पता चल ही गया है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि उस मीटिंग में एक्चुअल में ऐसी क्या क्या बातें हो गई थी कि जो पीएम साहब ने छुपाने के लिए बोला, या सीएम साहब इसको राजनीतिक रंग दे रहे थे इसलिए इन्होंने किया। तो आइए समझते हैं उन सवालों को। सबसे पहली बात जो केजरीवाल साहब ने बोली है वो ये बोली थी कि धन्यवाद है पीएम साहब आपको कि आपने हमारा ऑक्सीजन जो है वो बढ़ा दिया कोटा और उसको 480 कर लिया, लेकिन 350 जो टन है वो हम अभी तक ले पा रहे हैं, हमको बाकी का जो 100 टन के आसपास है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। और इस ऑक्सीजन को हम तक पहुंचाने के लिए आप क्यों ना इस पे पैरामिलिट्री फोर्स लगा करके और इसको केंद्र के अधीन ले लें और फिर इसको हमें प्रदान करवाएं, ठीक है। तो ये उनका एक क्वेश्चन था जिसमें खुद वो अपनी तरफ से ये चीज बता रहे हैं कि जो केंद्र है वो केंद्र खुद ऑक्सीजन देता है, अलोकेट करता है सबको कि कितना 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 मिलना चाहिए। अब जब केंद्र खुद अलॉट करता है ऑक्सीजन कि किसको कितना मिलेगा, तो वो पैरामिलिट्री फोर्स लगा के अपने अधीन कर लेना और ये सब बातों का कोई मतलब मीनिंग नहीं निकल रहा है वहाँ पे। अगर आप देखोगे तो उस लाइव में उस बात का कोई मीनिंग नहीं है। जो चीज़ केंद्र के पास खुद है उसको फिर से पैरामिलिट्री लगाना है और अपने अधीन करना है, मीनिंग समझ में नहीं आया उस चीज़ का। दूसरी बात उन्होंने बोली कि मेरे पास रात को फ़ोन आते हैं और मैं परेशान हो जाता हूँ, इतने घंटे की ऑक्सीजन इस हॉस्पिटल में, उतने घंटे की उस हॉस्पिटल में, तो मैं अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं मेरे पास तो मैं किसको केंद्र में फ़ोन लगाऊं। एक तरफ वो बता रहे हैं कि उनको खुद केंद्र से मदद मिल रही है कि केंद्र उनकी हेल्प कर रहा है, कि मंत्रियों को फ़ोन लगा रहे थे तो वो हेल्प कर देते थे उनकी, ठीक है। एक तरफ तो उन्होंने ये चीज़ बताई, दूसरी तरफ वो एक ट्वीट करके ये जानकारी भी दे रहे हैं कि खट्टर साहब से हमारी बात हुई है और उन्होंने पूर्ण सहमति और सपोर्ट जताया है कि भाई हम आपको ऑक्सीजन टाइमली प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें उन्होंने 22 अप्रैल के ट्वीट में लिखी है। तो अब ये चीज़ जब कॉल पे उन्होंने कर ली तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब उन्हें ये चीज़ बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि मैं किससे बात करूं, मैं किसको फ़ोन लगाऊं। आप सीएम ही हो ना साहब,
अगर आप सीएम हो तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए कि हायरार्की वाइज किससे कब बात करनी है, कौन सा कॉल किसको कब लगाना चाहिए, जो कि आप ऑलरेडी 22 तारीख के ट्वीट में लिख करके बता चुके कि आपने वहाँ के सीएम से बात की है और उन्होंने खट्टर साहब ने बोला है कि भाई हम आपको बेच के देंगे, आप निश्चिंत रहें उस चीज़ से। तो आप ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे हो और उसके बाद फिर ये गाना गाने की ज़रूरत आपको पड़ रही है, मतलब कहानी कुछ समझ में नहीं आती है। तीसरी चीज़, फिर उन्होंने बोलते बोलते ये चीज़ बोल दी कि सर एक काम करिए, जिस तरीके से आपने एक आइडिया दिया था, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि जिस तरीके से आपने एक आइडिया दिया था कि ग्रीन कॉरिडोर बना करके और रेल के थ्रू हम जितनी स्पीड से हो सकता है उतनी ग्रीन कॉरिडोर के हिसाब से हम रेलवे से भेजेंगे सब जगह। तो इस पे मोदी जी ने भी उनको, पीएम साहब ने हमारे उनको बताया कि भाई साहब ये आइडिया नहीं है, ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, लोग कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए, और नहीं तो जैसा अभी बताया गया आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। आइडिया नहीं, ऑलरेडी चल रहा है। क्योंकि रेलवेज ने अपनी तरफ से खुद बताया कि हमसे केजरीवाल जी ने कभी इस चीज के लिए बात ही नहीं की। अगर आप किसी के पास जाओगे नहीं तो किसी को सपना नहीं आ रहा कि दिक्कत कहाँ है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अगर गाना गा रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, और आपको अगर बाय रोड्स फैसिलिटीज दी जा रही हैं, तो सबको यही लगेगा कि हाँ वहाँ से आपकी फैसिलिटीज या वहाँ से आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। तो आपको खुद रेलवे को ये चीज़ बतानी चाहिए थी। अब रेलवेज ने जब ये चीज़ बोली अपनी तरफ से, आज आप उनको बता रहे हो, तो इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए रेलवेज ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है और शाम तक उनके पास सारी व्यवस्थाएं जिस तरीके से करनी थी रेलवेज को उन्होंने की है। इसके साथ में मोदी साहब ने ये भी उनको बताया कि आप वो जो पैरामिलिट्री फोर्स और सब चीज़ें बता रहे थे, तो एयरफोर्स ऑलरेडी हमने लगा दी है, जो कि जितना फास्ट हो सकता है एयर के थ्रू भेजे, जहाँ जहाँ जब जैसे जैसे ज़रूरत हो उस हिसाब से हम उस चीज़ को वहाँ तक प्रोवाइड करवाएं। इसके लिए ऑलरेडी एयरफोर्स भी काम कर रही है। साथ में इसके ऑलरेडी तेजस टेक्नोलॉजी, जो सेल्फ ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का जो एक टेक्नोलॉजी है, वो डीआरडीओ की टीम ऑलरेडी यूपी जा करके और वहाँ पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस टेक्नोलॉजी के लिए काम करना और ये सब चीज़ों का प्लानिंग और सब चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है। अब आप ये सोचिए कि इतनी सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं और इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी बैकएंड पे चल रही है, और हमारे दिल्ली के सीएम साहब को पता ही नहीं है कि भारत में इतना कुछ चल रहा है ऑक्सीजन के प्रबंध करने के लिए। अब जब इन्होंने इतना हवाबाजी कर दिया कि इतना मीटिंग में कैमरा लगा के खुद की बात बताने लग गए और प्रोटोकॉल का उल्लंघन और बाकी सब चीज़ें कर दी उन्होंने, तो मुझे भी लगा कि भाई इन्होंने काम बहुत सारा किया है दिल्ली के लिए, और इस चीज़ को तो मतलब ठीक है, एक प्रोटोकॉल अगर ब्रेक हो भी जाए तो उस प्रोटोकॉल का इतना कोई महत्व नहीं रहता है अगर आदमी बहुत काम कर रहा है और कहीं ना कहीं ये चीज़ बताने वाली बात आ रही है। तो उस हिसाब से कुछ चीज़ें उस हिसाब से मैंने देखी कि पहले इनका एक ट्वीट था जिस पे केजरीवाल साहब खुद बता रहे हैं, अप्रैल 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, कि सरकार हमें ऑक्सीजन दे। ठीक है, चलो उस समय कोरोना था, पहली फेज थी, प्रिपेयर नहीं थे, किसी को कुछ नहीं पता, स्पीडी सब लोगों ने जितना एक्शन मोड में आके काम करना था किया। लेकिन इनका एक्साइटमेंट लेवल इतना था कि जब धीरे धीरे चीज़ें, जो कहते हैं ना कि लॉकडाउन को अब अनलॉक प्रक्रिया में डाला जा रहा है और ये सब चीज़ें, तो जून में इनका फिर से एक ट्वीट आ जाता है, हम हर बेड पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। चलिए ठीक है, हो सकता है कुछ सोच के ही बोला होगा। अगस्त में फिर ये ट्वीट कर देते हैं, और ये पूरा ट्वीट करना, उसके पहले ये प्रॉपर इसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रचार प्रसार होता है अच्छे से, और फिर ये ट्वीट करके अगस्त में बताते हैं कि हम घर घर में ऑक्सीजन पहुंचा देंगे। यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ है कि जब अगस्त में ये बोल रहे हैं तो फिर ये वापस से ट्वीट करके सेम अप्रैल में वापस से क्यों ये चीज़ बता रहे हैं आज कि ऑक्सीजन का मैं क्या करूँ। दो चीज़ें हैं, पहली कि यहाँ पे अगर इन्होंने खुद ये चीज़ बोली हुई है कि ये केंद्र डिसाइड करता है किसको कितनी ऑक्सीजन कब कैसे कहाँ पहुँचानी है। ऑक्सीजन को लेके बड़ा स्पष्ट है भारत में
कि भारत सरकार, केंद्र सरकार ऑक्सीजन को कंट्रोल करती है। राज्य कोई भी हो, जिस राज्य में भी ऑक्सीजन बन रही है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। राज्य सरकार का अधिकार नहीं है ऑक्सीजन पे। केंद्र सरकार बताती है कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, कितना कोटा मिलेगा। ये हमेशा से ये होता रहा है। तो इस चीज़ की झूठी पब्लिसिटी करके इनको क्या फ़ायदा मिलना चाहिए, या क्या फ़ायदा इनको मिल रहा होगा कि इन्होंने ये चीज़ प्रेस में पहले छपवाई कि अगस्त में घर घर में करवा देंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और उसके बाद फिर अप्रैल में यही हाल है कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हमें कुछ करके दीजिए मोदी जी, केंद्र कुछ करे हमारे लिए। समझने वाली बात यह है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो, अगर स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करता हूँ मैं, तो अगर स्टेट को देखना है उसके बारे में क्या सोचते हो आप, और अगर वो चीज़ आपको पता है तो हर चीज़ केंद्र क्यों करके देगा आपको कुर्सी पे क्यों बिठाया है। दूसरी चीज़ कि चलिए ठीक है, इनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई होगी, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो हॉस्पिटल्स की क्या हालत है। जब हॉस्पिटल्स के बारे में पता करना शुरू किया तो एक आरटीआई के रिप्लाई में खुद गवर्नमेंट ने ये चीज़ बताई है कि भाई हमने तो आज तक कुछ बनाया ही नहीं, हमने 2015 से 2019 तक कुछ किया ही नहीं है, एक भी हॉस्पिटल नहीं दिए हैं। स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो हमने सिर्फ एक स्कूल बनाया है। तो अगर हमने हॉस्पिटल बनाया नहीं तो हम कौन से दावे और कौन सी बातें कर रहे हैं कि हमने हेल्थ सेक्टर में। आप ये सोचो, आपको मैं ये डेटा दे रहा हूँ, ये डेटा देखो आप, ये हेल्थ सेक्टर का हर साल का इनका प्रपोज बजट है, जिसपे इन्होंने बताया हुआ है कि इतना इतना पैसा हम हर साल कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। क्या सच में वो हुआ? आरटीआई के हिसाब से तो उन्होंने जो रिप्लाई दिया है उसके हिसाब से तो यही है कि भाई अभी तक हमने कोई हॉस्पिटल बनाया ही नहीं है। जब हॉस्पिटल बनाया ही नहीं तो पैसा जा कहाँ रहा है? मतलब किस चीज़ में आप पैसा खर्च कर रहे हो? अगर 6 साल में आप एक हॉस्पिटल नहीं बना पा रहे हो, तो जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है कि यूपी की सरकार हो गई, महाराष्ट्र की सरकार हो गई, ये सारे लोग उस मीटिंग में बैठे थे और उन्होंने अपने अपने पॉइंट्स रखे हैं। पॉइंट्स मीन टू से सॉल्यूशंस। रो नहीं रहा था कोई भी, सब सॉल्यूशंस दे रहे थे कि हम ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं। या उसके बाद उनका एक्शन मोड भी दिखता है कि यूपी में ऑलरेडी प्लांट्स लगाने की तैयारियां हो चुकी हैं, महाराष्ट्र में सेम चीज़ उस तरीके से की जा रही है। हर जगह पे सीएम जो हैं, इन सीएम से आप कुछ सीख सकते हो। मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि ये सीएम ऑलरेडी हर जगह पे प्लांट्स लगाना और ये सब चीज़ें एक्शन मोड में आके काम कर रहे हैं। आपको एक साल में 10 लाख रुपए से स्टार्ट होता है प्लांट। अगर आप देखोगे तो 10 लाख रुपए से आप प्लांट लगा सकते हो, और 10 लाख रुपए से अगर आप प्लांट लगा सकते हो तो एक जिसे बोलते हैं ना, एक प्लांट नहीं है आपके पास। और अगर प्लांट की बात कर ही ली है तो इसका रीज़न भी आप जान लो, इनके खुद सिसोदिया जी खुद बताएंगे, आप खुद सुन लीजिए। केंद्र सरकार हमारा कोटा बढ़ा दे। दिल्ली में पॉल्यूशन वजह से, एनजीटी के बहुत सारे व्यवस्थाओं की वजह से, और क्योंकि दिल्ली में इंडस्ट्रियल यूनिट्स उस तरह की नहीं लगती हैं, इसलिए दिल्ली में यूनिट नहीं होती है ऑक्सीजन की। अब ये सब बातें जब हो चुकी हैं तो अब आप सोचिए कि एडवर्टीजमेंट पे इनका कितना खर्चा होता होगा। इनका एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उसके बाद 600 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा इन्होंने एडवर्टीजमेंट पे किया है। अगर 600 करोड़ का ये खर्चा कर रहे हैं और इतना इनको प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है, तो सोचिए काम कितना किया होगा इन्होंने बाकी सब जगह पे, अदर देन आप बोल सकते हो हेल्थ सेक्टर। एजुकेशन में जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फिर बता रहा हूँ कि आरटीआई की रिप्लाई में उन्होंने बताया हुआ है कि भाई हमारे पास तो हमने एक ही स्कूल बनाया है अभी तक। दूसरा, फिर बेड की क्वांटिटीज़ के बारे में बात की तो उन्होंने 3 हॉस्पिटल्स के प्रपोज्ड जो थे इनके, तो इसमें इतने बेड्स, इसमें इतने बेड्स, इसमें इतने बेड्स, ऐसे करके हम बढ़ाएंगे। तो वो डेटा इन्होंने आरटीआई में रिप्लाई किया हुआ है। तीसरा जो था कि ट्रांसपोर्टेशन में आप क्या कर रहे हो, तो ट्रांसपोर्टेशन में इन्होंने 2015 में जो था वो 4705 बसेस थी, 4705। वही 2019 में कम हो करके 3796, 3796 बसेस ऑन रोड। मतलब बढ़ी नहीं है। हाँ, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा थोड़ी होता है, बजट लिया कुछ तो काम किया होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इन्होंने कहाँ पे काम किया। इस रैली को सार्थक बनाने के लिए इन्होंने बिल्कुल काम किया
यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए, यहाँ पे लोगों के खाने के लिए, यहाँ पे लोगों की बिजली, वाईफाई, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ों का इन्होंने बॉर्डर पे ध्यान रखा। वही बॉर्डर जहाँ से ये खबर आ रही थी कि लोग यहाँ पे रोक रहे हैं, लोगों को यहाँ से आवाजाही में दिक्कत हो रही है, लोगों का मेडिकल फैसिलिटी में डिले होना भी एक ये बहुत बड़ा कारण है। वहाँ पे इन्होंने बहुत सहयोग दिया है और वहाँ पे कोरोना फैलता भी नहीं है। सबसे अच्छी बात आपको ये मैं बता दूँ। और कुछ समझदार अभी इसको देखने के बाद ये बोलेंगे कि ये बंगाल की रैली के बारे में बात नहीं कर रहा, उसके बारे में बात नहीं कर रहा। सबके बारे में बात होगी, इस वीडियो में नहीं होगी। इस वीडियो के अगले वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए। जिस तरीके से लोग फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, गलत न्यूज़ दिखा रहे हैं या गलत चीज़ें फैला रहे हैं, वो सही तो करना ही पड़ेगा ना। सही बात है, मैं अकेला नहीं कर सकता, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को सही डायरेक्शन में, सही चीज़ सही लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सोचने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि इस इंसान को, जो हमारे सीएम साहब हैं, उनको ये नहीं पता कि प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है, जबकि ये खुद IITian हैं, खुद इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस की हुई है, जैसा कि ये दिख रहा होगा आपको। इतना सब कुछ होने के बाद इनको खुद प्रोटोकॉल के बारे में इन्फो नहीं है। चौथी क्लास के बच्चे की तरह ये सवाल करते हैं कि मुझे किससे बात करनी है, आप बताइए मोदी जी। आप क्या मतलब आम जनता हो, आपको नहीं पता? और अगर आप ये सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है, प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है और किसको कब कब फ़ोन करना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं पता है, तो फिर आप एक काम करो ना, आप छोड़ दो, इस्तीफ़ा दो, आराम से आम जनता बन के बैठो, देखेंगे कैसे करना है, प्रेसिडेंट रूल लगेगा, जो भी होगा, क्योंकि पहले भी एक बार हो चुका है, तो उस समय भी कैसे न कैसे तो मैनेज हुआ था जब लास्ट टाइम इस्तीफ़ा दिया था आपने। तो इस बार भी मैनेज करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे न कैसे तो भी हो गई। क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये है ना कि इनको हर चीज़ में केंद्र दिखता है, केंद्र हमारा ये नहीं कर रहा, केंद्र हमारा वो नहीं कर रहा। केंद्र की तरफ से हर योजना के तहत कोई भी घोषणा अगर होती है प्रधानमंत्री की तरफ से, तो प्रधानमंत्री जी जा करके हर स्टेट में उस चीज़ को नहीं करेंगे कि MP का काम भी वही देखेंगे, UP का काम भी वही देखेंगे, महाराष्ट्र का भी वही देखेंगे, दिल्ली का भी देखेंगे, ऑब्वियसली वहाँ के CM करेंगे। तो जब ये बजट प्रपोज करते हैं तो इनको प्रधानमंत्री योजना के तहत पैसा मिलता है, पैसा दिया जाता है, और ये यही बोल के लेते हैं कि प्रधानमंत्री योजना के तहत ये फलाना स्वच्छता अभियान, ये फलाना स्वास्थ्य अभियान, ये अभियान, ऐसा वैसा जो भी है इनके, उस तरीके से ये बता करके पैसा सेंक्शन करवाते हैं, बजट एलोकेट करवाते हैं। अब अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो इसमें केंद्र क्या करेगा? आप ये चीज़ सोचो। दिल्ली की जनता ने इनको CM बना के बैठा दिया, लोकपाल बिल के बाद लेके आए थे ना इनको। सोचना ज़रा, क्या सच में योग्य थे ये? दूसरी चीज़, बिजली पानी की जो बात करते हैं, तो भाई यमुना का पानी मुझे तो नहीं लगता कि आज भी साफ हुआ होगा। और इसके रिपोर्ट कार्ड पे ये जो हमारे जो एक भाई साहब है ना, ऐसे ऐसे करते हैं जो, जी बिल्कुल सही है, दुग्गल साहब, तो दुग्गल चाचा जी के लिए भी ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है जल्दी। वो मुद्दा जो इन्होंने 5 साल के रिपोर्ट कार्ड में, ये बंदे ने बहुत मदद की है, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी ये प्रो एडवर्टीजमेंट वाला हिसाब किताब है इनका। ये प्रो आम आदमी पार्टी के IT सेल मेंबर हैं, ये बोल सकते हो आप। ये कहीं पे मेंशन नहीं होंगे, लेकिन ये हैं, क्योंकि इनकी सारी वीडियोस आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से बताया है तो बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है कि इस चीज़ को हम भी बताएं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। और आप खुद सोचना, जब बात इंसानियत की है, जब बात जान की है, और उस समय जब इस तरीके के फेक एजेंडास पे काम किया जाता है, गलत न्यूज़ स्प्रेड करने पे काम किया जाता है, तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? जो दिखा दिया आप लोगों को, आप वो चीज़ें मान लेते हो। कभी तह तक जाने की भी कोशिश करो, बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा। अगली वीडियो जो है उसमें मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि जो इन्होंने एक सवाल किया था कि हर स्टेट को, जो केंद्र को दवाइयाँ मिल रही हैं वो 150-200 रुपये में अगर मिल रही है, तो स्टेट्स को भी उसी मतलब
वन कंट्री वन मेडिसिन वन प्राइस ऐसा वाला जो इन्होंने एक हवाबाजी करी थी, एक्चुअल में वो सबको एक ही प्राइस पे मिलने वाला है। इसके लिए अगला वीडियो मैं आपको पूरे डिटेल में दूंगा कि सबको एक ही प्राइस में क्यों, कैसे और कब से और किस लिए मिल रहा है। अगर ये केंद्र की बात कर रहे हैं कि उनको सस्ता इनको महंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सब चीज़ें सेम प्राइस पे मिलने वाली है, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो स्टेट हो। जो इन्होंने किया है उसका मेन रीज़न सिर्फ इतना था कि अब अगर केंद्र से हमें दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और अगर हम डायरेक्टली खरीद रहे हैं तो हमें डायरेक्टली खरीदने पे अब हम इतना पैसा अगर दवाइयों पे लगाएंगे तो हमें पब्लिक से कैसे पैसा लेना है, ये उसकी तैयारी करना है। क्योंकि पब्लिक से फिर मदद मांगेंगे ना हाथ जोड़ के कि हमें आप लोग मदद करिए, सहयोग करिए, क्योंकि हमें दवाइयाँ महंगी मिल रही हैं, हमारा जितना बजट है हमने उतना लगा दिया, लेकिन 150 रुपये में आप भी सहयोग करिए और आकर के दवाई लगवाइए। ये सब चीज़ों की तैयारियां कर रहे हैं वो, कि इस तरीके की बातें करना है तो कैसे, क्योंकि केंद्र ने तो अपनी तरफ से जान झोंक दी है कि दवाइयाँ कैसे मिल जाएं लोगों को, कहाँ से मिल जाएं। वो सब चीज़ों के लिए केंद्र ने सब कुछ ऑलरेडी फ्री करके रखा हुआ है। लेकिन जब ये लोग लेंगे, खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमें सुनने को ज़रूर मिलेगा कि दवाइयों में पैसा लग रहा है तो आपसे भी पैसा चार्ज किया जाएगा। और अगर नहीं हुआ ऐसा तो भाई धन्य है हम कि हम भारत में रह रहे हैं और आज भी लोकतंत्र जिंदा है और लोगों के बारे में सोचा जाता है, स्पेशली आम नागरिक के बारे में। बाकी तो देश चल ही रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि हम भी टैक्स भर ही रहे हैं, हम भी बेशरम हो गए हैं, हम पूछते ही नहीं हैं, हमें क्या ज़रूरत है। हमने टैक्स भर दिया है, फिर हमारा महीने का पैकेज, हमारा साल का पैकेज बन ही रहा है, हमारा अगले साल कितना इंक्रीमेंट होगा वो सब देखना है हमें क्या पता कि गवर्नमेंट क्या कर रही, क्यों कर रही है, हमने तो दे दिया ना। अब वो सैंक्शन भी हो गया किसी अगर स्टेट को, तो हम क्या करेंगे पूछ के, हमारी कोई ज़रूरत है क्या? हमें तो हर बार फिर वो वीडियो बना के हमें गिड़गिड़ाना भी तो पड़ेगा ना कि फलानी पुलिस हमारा नहीं सुन रही है, कोई कुछ कर दो, फलाना मिनिस्टर ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, कोई कुछ कर दो, फलाना अधिकारी ऐसे कर रहा है। क्योंकि VIPs ये लोग हैं, लोकतंत्र में VIPs ये लोग हैं और हम आम जनता है। जबकि हम ही ने इनको ऊपर बैठाया है, हम ही ने इन्हें वोट दिए हैं, हम ही ने इनको बताया कि भाई आकर के हमारे लिए काम करो, तो VIPs कायदे से हम होना चाहिए। बट ठीक है, अब आप लोगों का ज़मीर जाग जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लाशें तो बहुत देख ली हमने। आगे देखते हैं कि राज्य सरकारों से सवाल पूछने की हिम्मत करते हो या नहीं करते हो। केंद्र हर चीज़ मोदी जी आकर के नहीं करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। मोदी जी नहीं, कोई भी PM बैठा हो, हर काम एक PM आकर के नहीं करता है। वो राज्यों को कहीं ना कहीं बजट्स और सुविधाएं देता है कि आप अपने राज्य का विकास करिए। वो नहीं करते हैं तो आपको राज्य सरकार से पूछना चाहिए कि भाई कहाँ सोए थे आज तक, क्यों नहीं मिला हमें, ये क्या कारण है। ये नहीं कि उन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया और बता दिया और उसके बाद कुछ न्यूज़ चैनल्स को पैसे दे दिए कि अभी इसका प्रोपेगेंडा अच्छे से आप लोग बढ़िया एडवर्टीजमेंट करके चला देना, तो आप लोग भी इस चीज़ में आ गए कि हाँ चलो बहुत बढ़िया, सही है यार, ये बंदे ने सही बोला, ये बंदा सच बोल रहा है, बेस्ट CM है, बेस्ट। खैर चलिए, ये तो हो गई पूरी डिटेल आपको जो अभी हुआ है उसके लिए। आगे जो भी डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी हैं। वीडियो अगर आपको फ्रूटफुल लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है तो आगे इसको शेयर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।